हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 10th साइंस एंड इट्स डेट इज़ 14 अगस्त 2020। स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही कॉन्सेप्ट लिया गया है, जो कि है ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अगर आपने पहले वाली वर्कशीट नहीं की है तो आप उसको फटाफट से कर लीजिए और इसको भी आप कंप्लीट करें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ओम्स लॉ जो होता है वो किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1827 में, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। और ही डिराइव्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है वो उन्होंने दिया था, और इसी रिलेशनशिप को कहा जाता है ओम्स लॉ। तो आइए जानते हैं कि ये रिलेशन है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन रहता है। सबसे पहले ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो कहती है, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक करंट फ्लो कर रहा है जो करंट कंडक्टर के अंदर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वो कि पोटेंशियल डिफरेंस की बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड। तो इसमें क्या होगा कि आपको टेम्परेचर और जो अदर कंडीशंस हैं अगर वो चेंज नहीं होती हैं तो हमेशा करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है, या फिर आप कह सकते हो वो प्रोपोर्शन होता है। तो प्रोपोर्शनल के लिए हमने यहाँ साइन यूज़ किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ प्रोपोर्शन टू करंट। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट इज़ एन एज एन फॉर्मूला, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अगर V जो है वो प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और साथ ही घटते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर बढ़ती है, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, तो करंट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। ओके, और अगर वो डिक्रीज़ होगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल का मतलब। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इस साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, और यह इस वाले एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आएगा वो है R। ठीक है, तो R जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल इन ओम। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी डेफिनेशन। तो इसमें आप कर सकते हो कि जो V है वो IR के बराबर है, यहाँ पर V हमारा वोल्टेज है, I करंट है, और R जो है वो रेजिस्टेंस है। R के लिए हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक कांस्टेंट रहता है, अगर उस मेटेलिक वायर के लिए कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस विल बी अ कांस्टेंट। ओके, सो ऐसा यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। ओम स्लो हम पढ़ रहे हैं ना, तो ओम जो होती है वो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है, और 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, अगर वो ओम की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसा यूनिट की डिफाइन करने के लिए, तो ऐसा यूनिट अगर ओम पूछा जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है वर्कशीट में, तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो आई अगर हमने निकालना है, हम तीनों फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, जैसे कि आई है, वी है और आर है। इन तीनों के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फॉर्मूले से आप तीनों की जो है फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। एक बात यहाँ पे जो ध्यान देने की है वो है कि आई जो होता है वो V अपॉन आर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के कभी भी प्रोपोर्शन नहीं होता, बल्कि वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो करंट है वो हमेशा रेजिस्टेंस के अपोजिट जाएगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट जो होगा वो डिक्रीज होगा। इन दोनों में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि करंट जो हो गया वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात याद रखने की है यहाँ पे, और इसको आप इजीली एक ट्रिक से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल पे मैं इन तीनों चीज़ों को पुट करती हूँ। मैं ऊपर लिखती हूँ V अपना वोल्टेज, और साइड में लिख देती हूँ I और R। ठीक है, तो इससे हमें ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर मैं V के लिए फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ तो वो मुझे यहीं से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम अपॉन ऊपर नीचे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और अगर वो आमने सामने है तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी I मल्टीप्लाई बाय R, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला अगर मुझे सपोज़ I के लिए चाहिए, तो I का फॉर्मूला क्या होगा? बाकी जो 2 टर्म्स बचे हैं वो किस कंडीशन में? वो V अपॉन R है, तो V अपॉन R जो हो गया I का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने आर के लिए फॉर्मूला निकालना चाहा तो आई की वैल्यू आर के लिए भी क्या वैल्यू होगी, वी अपॉन आई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आर के लिए फॉर्मूला, निकल गया इसी से ही, और एक ही फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। बस आपको भूलना नहीं है क्योंकि आगे सारे न्यूमेरिकल्स इसी से होंगे। इसके लिए मैंने एक एनिमेशन आपके लिए रखी है जब तो कि आप जो है ना इस कंसेप्ट को एक अच्छी तरह से समझ पाएँ और आप कभी भी भूलें नहीं इस कंसेप्ट को, तो ज़रूर देखिए वो एनिमेशन। इसके लिए एक एक्टिविटी है, जॉर्ज साइमन ने इसके लिए एक सेटअप तैयार किया जिसमें उन्होंने एक नाइक्रोम का वायर लिया, ठीक है, और एक उन्होंने मिलीमीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर और एक स्विच लगाया। फिर वो एक चीज़ भूले, यानी कि वो क्या थी, जी हाँ वो बैटरी थी। तो उन्होंने उस सेल को यूज़ किया जो कि 1.5 वोल्ट का था। ये एक एनिमेशन है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो सेल को कनेक्ट किया गया एक नाइक्रोम वायर से, मिलीमीटर से, ठीक है, और एक वोल्ट मीटर से, ये हमने उसमें ऐड कर दिए। उसके बाद जब इस करंट को फ्लो किया गया, यानी कि सर्किट को कंप्लीट करके स्विच ऑन किया गया, तब क्या होता है जी, तो तब हमने देखा कि करंट फ्लो होने लगा और जो एमीटर हमने इसमें लगाया था उसमें इसकी रीडिंग शो होने लगी। ठीक है, तो रीडिंग शो हुई तो उसमें क्या आया, इसकी जो रीडिंग्स थी वो थी 120 मिली एम्पियर। ठीक है, अब 120 मिली एम्पियर आया, इसके बाद उन्होंने दो सेल्स को जोड़ा। ठीक है, जब एक सेल कनेक्टेड था तो इतनी वैल्यू आ रही थी, इसी तरीके से उन्होंने दो सेल जोड़े। ठीक है, अब दो सेल जोड़ने के बाद इसकी रीडिंग्स चेंज होने लगी, मिली एमीटर की भी और वोल्ट मीटर की भी। उन्होंने एक और सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट का। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब 1.5 वोल्ट का एक और सेल ऐड कर दिया, आप देख रहे होगे यहाँ पे दो सेल्स ऐड कर दिए हैं, तो दोनों में रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं। एमीटर में भी यानी कि करंट भी चेंज हो गया और वोल्ट मीटर में भी रीडिंग्स चेंज हो गई, यानी कि विभवांतर जो था वो भी, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो जब दो सेल कनेक्ट किए गए तो देखो इसमें रीडिंग इंक्रीज हो गई है। जब 120 मिली एम्पियर था, अभी कितना है 200 मिली एम्पियर। इसी तरीके से उन्होंने तीन सेल्स के साथ में भी इस सेटअप को किया। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग्स आती हैं उसकी। तीन सेल कनेक्ट करने के बाद इसमें जो रीडिंग्स थी, एमीटर में 300 मिली एम्पियर हो गई और वोल्ट मीटर में भी इसकी रीडिंग्स जो थी वो 0.75 वोल्ट हो गई। अब देखते हैं एक बार सारी रीडिंग्स जो थी वो किस तरीके से आती हैं हमारी। ये हो गई हमारी सारी रीडिंग्स। जब एक सेल कनेक्ट किया गया तो क्या हुआ कि करंट की जो है हम वैल्यूज़ को बढ़ाते चले गए। ठीक है, आई जो था वो इंक्रीज़ होता गया। एक सेल हमने यूज़ किया पहले, फिर दो सेल यूज़ किए। तो बच्चों ये है हमारा वही ग्राफ है जो कि निक्रोम वायर के लिए हमने वी और आई का ग्राफ यूज़ किया है। तो जैसे एनिमेशन में देखा हमने, यहाँ पे करंट को एक्स एक्सिस पे लिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पे, और प्लॉट कर दिया गया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज़ दैट, स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि करंट जो है थ्रू अ वायर इंक्रीजेज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीजेज लीनियरली। तो जो अगर करंट इंक्रीज़ होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और यही क्या है, ओम्स लॉ है कि वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, तो नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम जो होता है वो एक एलॉय होता है जो कि निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन चार मेटल से मिलके बना होता है। और निक्रोम जो है वो इस तरीके से एलॉय बनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चंस पर। तो स्टेट ओम्स लॉ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आई, वी एंड आर, और इसका ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन आप इजीली यहाँ से लिख सकते हो, और इसका मैथमेटिकली जो टर्म्स में हमने लिखा है इसको भी आपने लिखना है उसके अंदर। ओके, और जो ग्राफ प्लॉट करना है वो यही ग्राफ प्लॉट करना है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करिए। नेक्स्ट है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड, सो व्हाट विल बी हैपन टू द करंट एंड एज्यूमिंग द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। अगर वोल्टेज सेम रहता है और रेजिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो करंट क्या होगा, तो करंट हमेशा डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो करंट और रेजिस्टेंस होते हैं वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों में से कोई एक बढ़ता है तो दूसरा हमेशा घटता है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो करंट है वो क्या होगा अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट डिक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द वोल्टेज वी इन द सर्किट ड्रॉन शॉन हेयर।
तो इस सर्किट में आपको दिख रहा होगा करंट जो है 2 एम्पियर से रखा है। आप यहाँ यूनिट से समझ सकते हो, तो यूनिट हमेशा आपको याद होनी चाहिए। एक नोट्स जब आप बनाएंगे साइड में आप लिख लीजिए कि किसकी क्या यूनिट होती है, कई बार हम भूल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मूलेज जो हैं वो टिप्स पर हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट हो गया, हमें इसमें दिया जो है वो लिख लेते हैं। तो करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, ओके, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 13 ओम्स, और हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज। तो V इक्वल्स टू आई आर, हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, तो V इक्वल्स टू आई आर के उससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज़ 26। तो 26 की जो यूनिट होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यहाँ पे हम 26 जो हमने फाइंड आउट किया पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या लगाएंगे। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी भी आपने भूलना नहीं है। मैं यहाँ भूली नहीं हूँ, बल्कि आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है कि यहाँ पर क्या आएगा। 26 की जो यहाँ पर यूनिट लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ देयर आर 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ 5 ओम रजिस्टर, व्हाट इज़ द करंट। तो यहाँ आपको पता ही है कि क्या क्या आपको मिला हुआ है। यहाँ आपको 10 वोल्ट्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और रेजिस्टेंस मिल गया, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, करंट। तो करंट के लिए फॉर्मूला अभी हमने किया था, तो दैट इज़ V/R। ठीक है, तो आप भी नहीं भूलेंगे, जैसे कि अगर आप उसको ट्रायंगल वाली ट्रिक से इसको याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आई जो निकालेंगे हम यहाँ पे, V हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट्स, R दिया हुआ है 5 ओम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि 2 एम्पियर। हम करंट निकाल रहे हैं तो एम्पियर ज़रूर लिखना है, यूनिट नहीं भूलनी है। तो डिफाइन 1 ओम। 1 ओम के लिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे अभी आपने ऊपर डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा यूनिट की डेफिनेशन आ जाती है, तो 1 ओम के लिए डेफिनेशन इस तरीके से आप लिख सकते हो। The 1 ohm is defined as the resistance of a conductor with a potential difference of 1 volt applied to the ends through which 1 ampere current flows. तो 1 ohm आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, और 1 ohm के लिए आप मैथमेटिकल भी फॉर्मूला लिख सकते हो। 1 ohm इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमें पता है कि R जो होता है वो V/I होता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसको यूनिट वाइज भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा यूनिट डिफाइन करनी है। तो ऐसा यूनिट डिफाइन करनी होती है तो हमें हमेशा यूनिटरी मेथड में ही लिखना है इसको। और इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। पूरी वर्कशीट आपकी हो गई है, इसको फटाफट कंप्लीट करिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज वर्कशीट में क्या अच्छा लगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो या आपको कोई और डाउट्स हैं तो वो मुझे ज़रूर बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें ला सकूं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।